हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। आज से एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे। अब हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है या जिनकी किसी कारणवश बहुत अच्छे से 11th में पढ़ाई नहीं हो पाई है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अब आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए और डेफिनेटली 12th में आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि जो भी आगे का कैरियर है वो पूरे का पूरा 12th पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। पीछे का सब कुछ जो भी हुआ उसे बिल्कुल भूल जाइए। चलिए तो फिर हम लोग अब 12th की फिजिक्स को पढ़ते हैं, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न के बारे में बता दें। अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, हमारे यहाँ जो 12th में फिजिक्स का पेपर होगा वो केवल थ्योरी का एक पेपर होगा। अब यहाँ पर थ्योरी का एक पेपर रह गया है और जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। 70 नंबर का पेपर होगा थ्योरेटिकल, और प्लस इसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ये आपकी थ्योरी का एग्जाम है और ये आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है। और आप लोगों को लिए थ्योरी में पास होने के लिए मिनिमम 23 मार्क्स लाने होंगे। आपको पास होने के लिए कम से कम 23 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आप फिजिक्स में पास माने जाए। हमारी जो फिजिक्स की बुक है अकॉर्डिंग टू NCERT, इस बुक के अंदर 2 वॉल्यूम हैं, 2 पार्ट हैं, और उन दोनों वॉल्यूम से 35 और 35 का आता है। इस तरीके से हमारा जो पूरा फिजिक्स का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। चलिएगा, अब हम फिजिक्स के फर्स्ट वॉल्यूम को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के फर्स्ट वॉल्यूम का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलेंगे, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? आप लोगों ने आवेश का नाम सुना होगा, 10th में भी आवेश पढ़ा है, जूनियर क्लास में भी आप लोगों ने आवेश पढ़ा है, पहले से आवेश को पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन ये आवेश है क्या चीज? आवेश देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आवेश कभी कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं होती है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है। आवेश एक प्रॉपर्टी है, आवेश एक गुण है, और गुण कभी भी दिखाई नहीं देता है। प्रॉपर्टी किसी की भी कभी कभी दिखाई नहीं देती है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी एक मैटर का, एक पदार्थ का क्या होता है? गुण होता है। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में, आप लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट बहुत किया होगा। आप लोग एक स्केल लेते थे, उसके लिए सूखे बालों से रब करते थे, और रगड़ने के बाद जब आप उसे छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होते थे या तिनके होते थे, उसके पास जब आप ले जाते थे उस स्केल के लिए, तो स्केल से वो तिनके क्या होते थे? आपको ध्यान होगा, वो तिनके चिपक जाते थे, या वो कागज के जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो स्केल से चिपक जाते थे। यानी स्केल उन तिनके को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। जब हम उस स्केल के लिए बालों से बिना रगड़े अगर उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो जो स्केल है वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम उसके लिए सूखे बालों से रगड़ते हैं, वैसे ही वो क्या काम करता है? उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ
कि जब हमने स्केल के लिए बालों से रब किया, बालों से रगड़ा, तो रगड़ने के बाद उस स्केल के अंदर हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया, और इसी गुण का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज आप लोगों की समझ में आया। चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस गुण के कारण वह अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, या चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत बल का अनुभव होता है, जिसके कारण वह वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करती है। छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने का मतलब है कि उसमें वो वैद्युत बल का अनुभव कर रही है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर रही है। इसी गुण को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हो गया चार्ज क्या है? तो चार्ज की अगर डेफिनेशन आती है तो आपको क्या लिखना है? चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ या वह वस्तु अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है, चार्ज के मात्रक की बात करें तो चार्ज का जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में कूलाम होता है। एसआई पद्धति में चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और कूलाम के लिए हम सी से डिनोट करते हैं। अगर कहीं पर किसी नंबर के आगे सी बना हुआ है इसमें, तो आप समझ जाइए कि वो कूलाम है। जैसे हमने यहाँ पर कहा 10C, तो आप समझ जाइए कि ये 10 कूलाम आवेश की बात कर रहा है। तो आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और सीजीएस पद्धति में आवेश के दो मात्रक होते हैं। एक होता है ESU और एक होता है EMU। तो सीजीएस पद्धति में आवेश के दो मात्रक होते हैं, ESU एंड EMU। ESU का मतलब क्या है? यहाँ पर हम लिख देते हैं ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और EMU का मतलब क्या है? इसे भी लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। ये ESU और EMU की फुल फॉर्म है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, और सीजीएस पद्धति में आवेश के दो मात्रक होते हैं, एक ESU होता है और एक EMU होता है। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो एक अदिश राशि होती है, मतलब इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। कैसी राशि होती है चार्ज? अदिश। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं। तो ये चार्ज क्या होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज कैसी राशि होती है? और चार्ज की विमा। इसके बाद आती है चार्ज की विमा। जो चार्ज की विमा होती है वो होती है AT। यहाँ आप लोगों को याद रखनी है, आगे भी कई जगह हम चार्ज की विमा का यूज करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए चार्ज की जो विमा होती है वो AT होती है, ठीक है। इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज या काइंड्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार का होता है? देखिए बहुत सारे प्रैक्टिकल किए गए, आप लोगों ने जो आप प्रैक्टिकल्स हैं वो आपकी बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी बुक से रीड कर लेना। बहुत सारे प्रैक्टिकल किए गए, और प्रैक्टिकल के आधार पर, जो प्रैक्टिकल है उनके आधार पर आवेश ये देखा गया कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो चार्ज है वो है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो आवेश होता है वो होता है ऋणावेश, मतलब नेगेटिव चार्ज।
दो प्रकार का चार्ज होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। इसके बाद इन चार्ज से रिलेटेड, इन दोनों चार्ज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट निकाले गए। बड़े इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टी इन चार्ज के बारे में हमें पता चली जब प्रैक्टिकल करके देखा गया कि जब हम दो प्लस प्लस चार्ज को, एक प्लस और दूसरा प्लस, जब हम दो प्लस प्लस चार्ज को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को धक्का मारते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ये वाला चार्ज इस पर एक बल लगाएगा, बाहर के लिए से धक्का मारेगा। ये वाला चार्ज जो है इधर इसके लिए धक्का मारेगा। सेम ऐसे ही अगर हम दो नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तब भी ये देखा गया कि दोनों चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे पर एक धक्का मारते हैं। सेम ऐसे ही जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो ये देखा जाता है कि दोनों चार्ज एक दूसरे को अब खींचने लगते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। देखिए ये प्लस वाला चार्ज माइनस को खींचता है और माइनस वाला चार्ज प्लस को खींचता है। तो यहाँ से इस प्रैक्टिकल से 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चले। सबसे पहली बात, जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय का मतलब एक जैसे, या तो दोनों प्लस और या फिर दोनों माइनस। तो ये देखा गया कि जो सजातीय आवेश होते हैं हमेशा उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। तो सबसे पहली बात क्या पता चली कि जो सजातीय आवेश होते हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं, उनके बीच में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सेकेंड बात, जो विजातीय आवेश होते हैं, जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक का मतलब है एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो जो विजातीय आवेश होते हैं या अनलाइक चार्ज होते हैं उनके बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो देखिए जो प्लस और माइनस चार्ज हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, सजातीय आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है और जो विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच हमेशा आकर्षण होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। चलिए नेक्स्ट, मूल आवेश। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल चार्ज। ये मूल आवेश क्या होता है, ये मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश क्या है? मूल आवेश इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा आवेश है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो चार्ज होता है उसी आवेश को मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है या फिर एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसी चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो मूल आवेश, सबसे पहली बात, मूल आवेश एक न्यूनतम संभव आवेश होता है, इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। और दूसरी बात, जो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसी चार्ज को कहते हैं मूल आवेश। आप लोगों ने पढ़ा है एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इसके लिए हम माइनस ई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरी बात, प्रोटॉन के चार्ज की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसे हम प्लस ई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू सेम उतनी ही होती है जितनी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की होती है, बस केवल यहाँ पर साइन प्लस आ जाता है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और इन्हीं दोनों आवेशों को क्या कहते हैं, मूल आवेश। ठीक है।
तो एक प्रोटॉन या एक प्रोटॉन पर उपस्थित जो आवेश होता है उसी आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। तो याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर सबसे छोटा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से छोटा चार्ज संभव नहीं है। क्लियर हो गया? अब हमें पढ़ना है कि जो चार्ज है, जैसे हमने आप लोगों को बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में कि जब हम एक स्केल के लिए सूखे बालों से रब करते हैं, सूखे बालों से रगड़ते हैं, तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है और इसी गुण का नाम है चार्ज, आवेश। तो हमें यहाँ पर यह पढ़ना है कि ये चार्ज कैसे डेवलप हो गया, ये आवेश उत्पन्न कैसे हो गया, इसके लिए हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए, तो इसके लिए एक हमारा टॉपिक है आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखिए, इस आवेशन के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि किसी भी वस्तु पर आवेश कैसे आ जाता है, या जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज कैसे उत्पन्न हो जाता है। सभी लोग आप जानते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या जो हमारा आधुनिक मत है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है, परमाणु संरचना में आधुनिक मत ये कहता है कि जो परमाणु होता है वो 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना है। परमाणु जो है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। पहला मूल कण है प्रोटॉन, दूसरा मूल कण है न्यूट्रॉन और तीसरा मूल कण है इलेक्ट्रॉन। आधुनिक मत के अनुसार ये माना जाता है कि परमाणु के अंदर ये 3 पार्टिकल्स होते हैं। परमाणु इन्हीं 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। परमाणु के बीच में उसके केंद्रीय भाग में एक छोटी सी जगह में नाभिक होता है। जैसे ये हमने कोई एटम ले लिया तो ये माना गया कि परमाणु के बीच में छोटी सी जगह में क्या होता है, एक नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं नाभिक के अंदर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। आप लोग जानते हैं पॉजिटिव जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो जब प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब यह है कि नाभिक के अंदर या नाभिक पर जो चार्ज होगा वो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन को तो अलग हटा दीजिए। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब नाभिक का चार्ज वही होगा जो कि इस प्रोटॉन का चार्ज है। इसका मतलब नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है, पॉजिटिव होता है। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो जगह जगह क्या करते हैं, विभिन्न कक्षाओं में इस तरीके से घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। और किसी भी परमाणु के अंदर या किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उस परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप लोग जानते हैं प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा बराबर और विपरीत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी परमाणु पर जितना धनावेश होता है, जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है, जितना धनावेश होता है, उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, जिसकी वजह से पूरे परमाणु का जो नेट चार्ज है वो 0 आता है। क्योंकि
जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए जो परमाणु होता है वो हमेशा विद्युत का उदासीन होता है। क्लियर हो गया? परमाणु विद्युत का उदासीन क्यों होता है? क्योंकि परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, अर्थात जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, और दोनों चार्ज को जब हम प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज 0। इसीलिए परमाणु हमेशा विद्युत का उदासीन होता है। साधारणतया जितने भी पदार्थ होते हैं, सामान्यतः अगर हम देखें जितने भी पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ विद्युत के उदासीन होते हैं। जैसे हम इस मार्कर की बात करें, ये विद्युत का उदासीन है। इस बोर्ड की बात करें, ये विद्युत का उदासीन है। इस कपड़े की बात करें, ये विद्युत का उदासीन है। मतलब जनरली आपको जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती हैं, अर्थात वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। लेकिन जब हम उन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे ये हमने रॉड ली और ये हमने कपड़ा ले लिया, इन दोनों को इस तरीके से रगड़ना स्टार्ट किया, तो देखिए रगड़ने से पहले ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। ये न्यूट्रल क्यों थे? क्योंकि हमने आपको बताया था कि हर वस्तु के अंदर, हर पदार्थ के अंदर, हर परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में कैसी होती है, समान होती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें सामान्य स्थिति में, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इसीलिए जो वस्तुएं होती हैं वो विद्युत की उदासीन होती है। लेकिन जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इसका मतलब पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हो गए और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉन, पहली वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी में चले गए। इसका मतलब पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसका मतलब उसमें से नेगेटिव चार्ज कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, किसी से इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब उससे माइनस आवेश कम हो गया, और माइनस आवेश कम होने का मतलब उस पर कैसा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया। तो हमेशा याद रखिए जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो हमेशा उस पर धनावेश आता है। तो धनावेश का मतलब आप समझ गए, धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर कहीं किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो गई, तो समझ लीजिए उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पहली वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले दूसरी वस्तु में चले गए, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब है कि उस पर माइनस चार्ज ज्यादा हो गया। माइनस चार्ज ज्यादा होने का मतलब है कि वो वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। तो अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है, तो हमेशा याद रखिए उस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। उस वस्तु पर कैसा चार्ज आता है, ऋणावेश आ जाता है। और ये है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चले कि जब हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते नहीं है, उसकी सामान्य स्थिति में जब हम देखते हैं तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल बराबर होते हैं, जिसकी वजह से वो वस्तु में विद्युत की उदासीन होती है। दूसरी बात, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में जाते हैं तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो हमेशा उस पर धनावेश आ जाता है, और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस पर हमेशा ऋणावेश आ जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट हैं। अब एक यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, ये देखा जाता है
एक यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले गए तो क्या उस वस्तु के द्रव्यमान में भी कमी हो गई? बिल्कुल होगी। इसलिए होगी क्योंकि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के गए और इलेक्ट्रॉन का अपना एक द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया तो समझ लीजिए उस वस्तु के द्रव्यमान में इतनी कमी हो गई। अगर किसी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस द्रव्यमान का 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो डेफिनेटली उसके द्रव्यमान में भी कमी आती है। कितनी कमी आती है? उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से हम गुणा कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि उस वस्तु के द्रव्यमान में कितनी कमी आती है। अगर किसी वस्तु से 1000 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 1000 की इससे गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतना द्रव्यमान कम हो गया। ठीक है, तो ये इसके कैसे किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है, ये आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पूरा इससे क्लियर हो जाता है। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आवेश के मौलिक गुण, आवेश के मूलभूत गुण। चलिएगा, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आवेश के मौलिक गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, आवेश के मौलिक गुण क्या हैं? तो देखिए, आवेश की 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहला है आवेश की योज्य प्रकृति। कौन सी प्रकृति होती है? आवेश की योज्य प्रकृति, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सेकंड है आपका आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड लास्ट थर्ड है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश की 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, आवेश की योज्य प्रकृति, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम एक एक करके तीनों प्रॉपर्टी के लिए एक्सप्लेन करते हैं। आवेश की योज्य प्रकृति क्या है? देखिए, आवेश की योज्य प्रकृति ये कहती है कि किसी भी वस्तु पर जो नेट आवेश होता है वो हमेशा उस पर जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। जैसे ये हमने कोई वस्तु ले ली, ये कोई वस्तु, इसके ऊपर ये हमने 4 आवेश ले लिए। एक है -4 कूलम, दूसरा है -6 कूलम, तीसरा है +9 कूलम और चौथा है +5 कूलम। ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। आवेश इससे ज्यादा हो सकते हैं, सारे आवेश प्लस हो सकते हैं, सारे आवेश माइनस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आवेश का जो आवेश की योज्य प्रकृति है वो ये कहती है कि जो इस वस्तु पर कुल आवेश होगा वो इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा, अर्थात चिन्ह के अनुसार इन्हें जोड़ दीजिए। प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। बीजगणितीय योग का मतलब यही होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। पहला आवेश -4 कूलम है, दूसरा आवेश -6 कूलम है, तीसरा आपका 9c कूलम है प्लस का, और चौथा आपका प्लस का 5c कूलम है। जब इन्हें जोड़ेंगे तो 6 4 10 माइनस का 10 कूलम हो जाएगा और 9 5 14 प्लस के 14 कूलम हो जाएगा, और ये हल करने के बाद प्लस का 4 कूलम आएगा। ये इस आवेशित वस्तु पर उपस्थित नेट आवेश है और यही आवेश का क्वांटीकरण है। समझ में आ गया आवेश का क्वांटाइजेशन क्या है? किसी वस्तु पर उपस्थित जो नेट आवेश होता है वो सभी आवेशों के
बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हम एक दूसरे तरीके से इसके लिए समझाते हैं। हमने आवेशित वस्तु के ऊपर स्मॉल n चार्जेस ले लिए। पहला आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, एंड सो ऑन डॉटेड लास्ट में Qn है। तो इस वस्तु के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा हम इन सबके लिए जोड़ देंगे। पहले, दूसरे, तीसरे, इन सबके लिए जोड़ते चले जाएंगे तो इस वस्तु पर उपस्थित ये नेट चार्ज आ जाएगा और यही आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज है, आवेश की योजी प्रकृति। क्लियर हो गया योजी प्रकृति क्या है? ओजी प्रकृति में क्या काम करना, आपको सीधे सीधे आवेशों के लिए जोड़ देना। दूसरा आता है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? इससे पहले आप लोग मूल आवेश को पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है आपने वहां पर पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मतलब -e और प्रोटॉन के आवेश का मतलब +e, और ये दोनों ही मूल आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, इसी चार्ज को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। और मूल आवेश आपको पता चल गया +-e होता है, मतलब +e या -e कुछ भी हो सकता, दोनों ही मूल आवेश। तो आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये कहता है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होने का मतलब है कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर या कण के ऊपर जो उपस्थित आवेश होता है वो मूल आवेश के भी +-e का या तो 1 गुना होता है या 2 गुना होता है या 3 गुना होता है या 4 गुना होता है, एंड सो ऑन डॉट इस तरीके से चलता है। कभी भी इनके बीच में नहीं होता। इनके बीच में होने का मतलब यह है कि अगर आप ये चाहें कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो मूल आवेश E का 1/2 गुना हो जाए, नहीं हो सकता है। मूल आवेश E का 3/4 गुना हो जाए, नहीं हो सकता है। मूल आवेश E का 5/2 गुना हो जाए, नहीं हो सकता है। मतलब किसी आवेशित वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होता है वो हमेशा मूल आवेश +-e का पूर्ण गुणज होता है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, एंड सो ऑन डॉट ये होता है। इनके बीच में नहीं, मतलब किसी भिन्नात्मक संख्या के गुणज में नहीं होता है, और यही आवेश का क्वांटीकरण, अर्थात किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होता है वो हमेशा Q बराबर +-ne होता है, जहां पर n एक नंबर है जो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ गया। समझ में आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? किसी भी आवेशित वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होता है वो हमेशा मूल आवेश (e) का पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश है वो हमेशा मूल आवेश का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये सब होगा, इसके बीच में नहीं होगा। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लास्ट एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी चीज के संरक्षण से मतलब होता है उस चीज का नियत रहना, उसका कम या ज्यादा ना होना। जैसे 11th में आप लोगों ने एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ा था, ऊर्जा का संरक्षण, आप लोगों ने संवेग का संरक्षण पढ़ा था, सेम ऐसे ही है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण ये कहता है कि किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है उसे हम ना तो कभी नष्ट कर सकते हैं और ना कभी उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो आवेश है वो ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल हम इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आप लोग समझ लीजिए, ये आवेश का संरक्षण, इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझ लें। देखिए, ये 2 वस्तुएं हमारे पास हैं,
सपोज कर लीजिए कांच की छड़ है और ये सपोज कर लीजिए रेशम का कपड़ा है। आप लोगों को पता है सामान्य अवस्था में सारी वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती हैं, मतलब उन पर जो चार्ज है वो हमेशा जीरो होता है। तो इस मार्कर पर चार्ज कितना होगा, इस रॉड पर चार्ज कितना होगा, जीरो। तो कांच की हमने रॉड ले ली, कांच की छड़, और इधर है रेशम का कपड़ा। ये हमने कांच की छड़ मान ली और ये रेशम का कपड़ा मान लिया। अभी हमने दोनों को रगड़ा नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो यहां पर हम लिखेंगे रगड़ने से पहले। जब हमने इनके लिए नहीं रगड़ा है, आपको पता है सामान्य अवस्था में हर चीज विद्युत की उदासीन होती है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस कांच की रॉड का आवेश कितना है, जीरो, और रेशम के कपड़े का आवेश कितना है, जीरो। अब हमने इन दोनों के लिए आपस में इस तरीके से रगड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही हम इनके लिए रगड़ना शुरू करते हैं, रगड़ने के बाद आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इस कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रेशम के कपड़े में चले जाएंगे, जिसकी वजह से इस कांच की छड़ पर धनावेश आ जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि किसी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकले, इस कांच की छड़ से n इलेक्ट्रॉन निकले, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो प्लस Ne आएगा, क्योंकि जो आवेश होता है वो हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। n इलेक्ट्रॉन निकल रहे इसलिए Ne हो गया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलते तो 10E हो जाता, 50 इलेक्ट्रॉन निकलते 50E हो जाता। अब हमने ये मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन इस कांच की छड़ से निकल रहे हैं, इसीलिए इसका चार्ज प्लस Ne हो जाएगा। प्लस क्यों लगा वो हमने बता ही दिया, क्योंकि जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर हमेशा प्लस चार्ज आता है। अब आ जाइए रेशम के कपड़े पर। अब आपको पता चल गया कि रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन गए, कांच की छड़ से निकले और रेशम के कपड़े पर गए, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसका जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। इसीलिए रेशम के कपड़े का आवेश कितना हो जाएगा, माइनस Ne हो जाएगा। कुल आवेश कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं कुल आवेश, इधर लिख दे रहे हैं कुल आवेश। रगड़ने से पहले कांच की छड़ का जीरो, रेशम के कपड़े का जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। रगड़ने के बाद कांच की छड़ का प्लस Ne, रेशम के कपड़े का माइनस Ne, जोड़ने के बाद जीरो। इसका मतलब ये पता चला कि जितना आवेश रगड़ने से पहले था जीरो, उतना ही दोनों का आवेश रगड़ने के बाद हो गया। और यही तो आवेश का संरक्षण है। देखिए रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद दोनों के आवेश समान रहे। हुआ क्या कि आवेश छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े में चला गया, और यही आवेश का संरक्षण है। यानी आवेश न नष्ट हुआ ना ही उत्पन्न हुआ, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरित। ठीक है, अब हम लास्ट एक चीज आप लोगों को और बता दें। हमारे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन इस कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े में ही क्यों गए, रेशम के कपड़े से कांच की छड़ में क्यों नहीं गए। तो इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आप लोगों के लिए बताया जाए कि इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इसमें जाते हैं। ये डिपेंड करता है कार्यफलन पर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से अपने अंदर से निकाल देती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते हैं। तो जिनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं उनका जो कार्यफलन है वो लो होता है, कम होता है, और जिनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते उनका कार्यफलन हाई होता है। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किनका कार्यफलन लो, किनका कार्यफलन हाई है। तो यहाँ पर कांच की छड़ का जो कार्यफलन है वो लो होता है, इसीलिए कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में जाते हैं।
और रेशम के कपड़े का कार्यफलन हाई होता है, इसीलिए इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते हैं। इसीलिए यहाँ पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में गए। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ते हैं। ये हमारा इस जो चैप्टर है इसका आज का बड़ा बेसिक लेक्चर था। इन सारी चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन सारी चीज़ों को जाने बिना आगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस बेसिक लेक्चर के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी इस आबिश से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के काम को हम यहीं पर समाप्त करें।